हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन एंड रिलेशन। स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ऑर्डर्ड पेयर, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सारी चीज आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के पास लेकर चलूंगा, जैसे फंक्शन क्या है या रिलेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये क्लास 12 का मैथ से रिलेटेड पहला चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शन एंड रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ये वर्ड जो है आपको बार बार यूज करने को मिलता है। ऑर्डर्ड पेयर ये क्या चीजें हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि यहां लिखा हुआ है पेयर। पेयर का मतलब होता है युग्म, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है वो युग्म होता है, जोड़ा होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। कैसे, जैसे आपको मैं बताऊं, पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच का सेट होता है और साथ में रिप्रेजेंटेड द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यू। स्टूडेंट, आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या होगा। ये एक ऐसा सेट है जिसमें केवल इनपुट आता है और केवल आउटपुट आता है। यानी कैसे, जैसे यहां पर आपको मैं दिखा सकता हूं a, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 0, कुछ भी हो। देखो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर, एक इनपुट है, यहां पर क्या है, एक इनपुट है, तो अगला वाला क्या है आपका आउटपुट है। और ये क्या है, सेट है इनपुट और आउटपुट का, बस इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यू, दो वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप है, यहां पर आप देख भी सकते हो, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्लियर है, यानी युग्म, यहां पर देखो जोड़ा बन रहा है, देखो दो का दो का दो का। अगर यहीं पर ट्रिपलेट हो 1 2 3 ऐसे लिख दिया जाए तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, नहीं, नेवर, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर क्या होना चाहिए, देखिए रिप्रेजेंटेड द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यू, यहां पर तो टू वैल्यू नहीं है, यहां पर तो 3 है, इसलिए ये क्या होगा, आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑर्डर्ड पेयर का। अब अगला है आपका डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ये सारी चीजें क्या होती है, यानी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, आगे डेट डालते हैं। सबसे पहले डोमेन, इसके लिए मैं आपको केवल और केवल एक यहां पर दो सेट लेकर समझाता हूं, इजी वे से आपको समझ में आएगा। यहां एक सेट ए है, एक सेट बी है, दो सेट यहां पर दिख रहे हैं आपको, और साथ में इसके कुछ एलिमेंट में लिख दे रहा हूं, चलो ए बी सी, और यहां 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट हैं। बी वाले सेट में 1 2 3 4 5 6, ए वाले सेट में ए बी सी, ठीक है ना, 3 एलिमेंट है। अब मैपिंग क्या होता है कि जैसे ये इसके साथ A1 के साथ मैप कर रहा है, कनेक्शन है, B का 3 के साथ कनेक्शन है, C का 5 के साथ कनेक्शन है। अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। अब स्टूडेंट, इसको ऐसे लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर में A, 1, क्योंकि A का 1 के साथ कनेक्शन, B का 3 के साथ कनेक्शन और C का 5 के साथ कनेक्शन, ठीक है ना। अब बहुत ही ध्यान समझेंगे कि यहां पर डोमेन कौन है, यहां रेंज कौन है, और साथ में कोडोमेन कौन है। कोडोमेन कौन है देखते हैं। सबसे पहले जो आपको यहां पर ए बी सी दिख रहा है वो आपका क्या है, डोमेन है। डी इक्वल टू क्या है आपका, ए बी सी। इसमें कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, 3 एलिमेंट आ रहे हैं, इसे बोला जाता है डोमेन। यानी कि जो आप डोमेन है, डोमेन किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, इनपुट या और कह सकते हैं एक्स वैल्यू। डोमेन जो होता है इनपुट होता है या एक्स वैल्यू होता है, एक्स का जो मान होता है इसे एक्स बोल सकते हो, उसको आप वाई बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इनपुट क्या है, एक्स वैल्यू होता है,
या फिर इसी को डोमेन बोला जाता है, ठीक है ना। चाहे इनपुट बोलिए चाहे एक्स वैल्यू बोलिए, ये सारी चीजें इनपुट है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है, आउटपुट है। क्लियर है? अच्छा, डोमेन आप क्लियरिटी आ गई होगी। अच्छा अब क्या है, अब रेंज समझते हैं। तो यहाँ पर आज दिखा देता हूं मैं रेंज। रेंज में कौन कौन आएगा? रेंज में आपका 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इनपुट है। रेंज को ऐसे भी बता सकते हो आप, जैसे मैंने यहां पर अभी लिखा इनपुट और एक्स वैल्यू, ठीक इसी प्रकार से मैं यहां लिखूंगा आउटपुट और वाई वैल्यू। उससे अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आउटपुट और वाई वैल्यू, ठीक है ना। यानी जैसे यहां पर डोमेन में इनपुट आता है या फिर एक्स वैल्यू आती है, ठीक इसी प्रकार से यहां रेंज में क्या होता है, आउटपुट आता है या वाई वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर रेंज में कौन आएगा? अब आउटपुट कौन है? ए के लिए आउटपुट है 1, बी के लिए आउटपुट है 3, सी के लिए आउटपुट है 5। तो लिख लो यहां पर क्या है, 1 3 5। समझ पा रहे हो? तो ये रेंज है, ये डोमेन है। अब कोडोमेन क्या होता है, बात आती है कोडोमेन पे। तो एक सिंपल सा मैं आपको जवाब दूंगा कोडोमेन का, कि कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन इज द सेट ऑफ आउटपुट एलिमेंट। जो आउटपुट एलिमेंट होता है, आउटपुट एलिमेंट तो नहीं बोलो, बल्कि आप ये बोलो कि जितने भी वाई एलिमेंट होंगे उनका जो सेट बनेगा वही क्या होगा, आपका कोडोमेन होगा। कैसे? जैसे यहां कोडोमेन में लिख देता हूं, कोडोमेन में कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6। यानी आपने देखा कि कोडोमेन में सेट ऑफ वाई एलिमेंट, वाई के जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे किसमें आ रहे हैं, कोडोमेन में आ जा रहे हैं। क्लियरिटी आ रही है? तो ये कोडोमेन है, यानी कोडोमेन में आपका 1 2 3 4 5 6 आएगा। इन डोमेन में क्या आएगा, ए बी सी, चाहे उसको इनपुट बोलिए चाहे एक्स वैल्यू बोलिए। और रेंज में कौन आएगा, ए के लिए आउटपुट कौन है 1, तो वो रेंज होगा। बी के लिए आउटपुट कौन है 3, तो वो रेंज होगा। सी के लिए आउटपुट कौन है 5, तो वो रेंज होगा। या उसको आप आउटपुट बोलिए चाहे वाई वैल्यू बोलिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि डोमेन कोडोमेन में क्या डिफरेंस है, रेंज में क्या डिफरेंस है। यहां पर आप इस एग्जांपल के सारे आप समझ सकते हो बेहतर तरीके से, ठीक है ना। चलो मैं इसी में एक लाइन आपको जोड़ता हूं कि यहां लिखा जाता है, बहुत ध्यान समझिएगा और इस लाइन को आप लिख लीजिएगा कि जो आपका रेंज होता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्यों लिखा? सबसेट का मतलब होता है कुछ एलिमेंट को निकाल लो। देखो स्टूडेंट, ये सी क्या है, कोडोमेन है। कोडोमेन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जितने भी आपके y के एलिमेंट हैं उनका सेट पूरा का पूरा आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 पूरा सेट आ गया, ठीक है ना। चलो मैं इसको सेट के रूप में लिख दे रहा हूं ऐसे, इसमें पूरा का पूरा सेट आ गया, ठीक है ना। अब आप ध्यान समझिएगा, पूरे के पूरे सेट आ गए इसमें। अब देखो स्टूडेंट, यहां क्या है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। बताइए इसमें रेंज कौन कौन है, रेंज 1 है, 3 है, 5 है। तो ये बताइए मुझे कि रेंज है 1 है, 3 है, 5 है, तो क्या रेंज सबसेट नहीं है कोडोमेन का? अरे भाई, कोडोमेन के एलिमेंट को ही तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या रेंज जो है सबसेट नहीं होगा कोडोमेन का? होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो बस यहां पर आप ये लाइन भी ऐड कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो गया, डोमेन रेंज कोडोमेन क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज रिलेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, इसका नाम है फंक्शन एंड रिलेशन। फंक्शन एंड रिलेशन। तो इसके लिए जैसा कि ये चैप्टर भी है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेशन क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फंक्शन क्या होता है। तो हम डाल लेते हैं यहां पर रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑर्डर्ड पेयर, मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर इज द सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक इसी प्रकार से जो आपका रिलेशन है ये भी सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होता है। जैसे इसमें क्या होगा, एक इनपुट होगा तो एक आउटपुट होगा। अब मैं आपको यहां बताता हूं, डेफिनेशन लिखता हूं उसका। अ कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट। यानी कि जो आपका रिलेशन है वो कनेक्शन होता है एलिमेंट का, दो सेट के या दो से अधिक सेट के, ठीक है ना। आइए इसके डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझे बेहतर।
यहां पर मैंने कुछ रेंडमली चलो P Q R ले लिया, इस सेट को A नाम दिया, इस सेट को B नाम दिया, 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है ना। 3 एलिमेंट इस सेट में भी है और 3 एलिमेंट इस सेट में भी है। अच्छा, अब मैं कनेक्शन बनाना चाह रहा हूं, तो आप कितने तरीके से P का कनेक्शन कर सकते हो। P को आप 1 के साथ जोड़ सकते हो, 2 के साथ, 3 के साथ, Q को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, R को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, यानी P कामा 1, P कामा 2, P कामा 3, Q कामा 1, Q कामा 2, ठीक है ना, Q कामा 3 और साथ में R कामा 1, R कामा 2 और R कामा 3। तो ये क्या है, ये आपका रिलेशन, यानी कितनी तरीके से आप कनेक्शन कर रहे हो दो सेट के बीच में, वो क्या है, रिलेशन, ठीक है ना। तो रिलेशन समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पर कोई जरूरी नहीं कि यहां पर केवल दो सेट हो, दो से अधिक सेट भी हो सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दो सेट भी हो सकते हैं, दो से अधिक सेट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, रिलेशन समझ में आ गया, कितने तरीके से आप दो सेट का कनेक्शन करोगे वही रिलेशन है, सिंपल से समझिए। चलो बहुत बढ़िया, अब फंक्शन समझते हैं। फंक्शन क्या चीज है, हिंदी में इसको कहते हैं फलन, इसको बोला जाता है संबंध। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, यहां लिख देते हैं अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विथ वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। अब इस बात को आप बहुत ही ध्यान से समझिए और इसका एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं, ऊपर की साइड में देता हूं। स्टूडेंट, ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें क्या होता है, विथ वन आउटपुट, एक आउटपुट होगा ईच इनपुट के लिए, यानी प्रत्येक इनपुट के लिए केवल और केवल एक आउटपुट मिलेगा। ये नहीं कि एक इनपुट के लिए कई आउटपुट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एग्जांपल समझिए, चलिए मान लेते हैं, चलो मैं यही सेट को लेता हूं, ये आपका P Q R 1 2 3 वही सेट है, सिमिलर सेट है, ठीक है ना। अब चलो बहुत ध्यान समझिए, P का 1 के साथ, Q का 2 के साथ, R का 3 के साथ, क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें डेफिनेशन को लगाइए, विथ वन इनपुट फॉर ईच, विथ वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। देखो ये क्या है तुम्हारा, ये इनपुट है, ये तुम्हारा क्या है, ये आउटपुट है। अब देखो जितने इनपुट ले रहे हो उसके लिए केवल और केवल एक आउटपुट मिल रहा है। अगर यहीं पर ये मैपिंग करना क्या होता है, जैसे P का 1 के साथ मैं मैपिंग करवाता हूं, अगर मैं यहीं पर P को 1 के साथ जोड़कर P को 2 के साथ भी जोड़ दूं तो क्या ये फंक्शन रह जाएगा? नहीं, ये फंक्शन इसलिए नहीं रह पाएगा क्योंकि ईच इनपुट के लिए, यानी यहां पर एक इनपुट जिसका नाम है P, उस एलिमेंट के लिए दो आउटपुट मिलेंगे। यानी आप लिखोगे तब P, 1 P, 2 Q, 2 R, 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर P जो है इनपुट है, यहाँ पर भी P इनपुट है। तो एक इनपुट के लिए यहाँ पर देखो P एक सिंगल ऐसा इनपुट है जिसके लिए 1 भी एक आउटपुट है, 2 भी एक आउटपुट है, यानी कि यहाँ पर दो आउटपुट मिल रहे हैं। तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये मैपिंग हटा दूं, ये मैपिंग हटा दूं और ये हट जाएगा तो क्या ये फंक्शन होगा? हाँ, ये फंक्शन होगा, यानी ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है ना, और ये आपका एक रिलेशन है। तो आप समझ सकते हो कि फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, एक रिलेशन ही तो है। देखो P, 1 Q, 2 R, 3 ये रिलेशन में ही तो आएगा, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हो गया। अच्छा, एक बात और समझाता हूं मैं आपको। अब यहां पर एक बातें हो, जैसे P, 1 P, 2 नहीं लिख सकते। अगर P, 2 लिखेंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन एक काम कर सकते हैं, P, 1 और साथ में यहां पर लिख सकते हैं, अगर ऐसा हो Q, 1 हो तो, यानी कि P का 1 के साथ मैपिंग हो तो Q का भी 1 के साथ मैपिंग हो, ये होगा तब ये फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन को यूज करिए, विथ वन आउटपुट, यानी एक आउटपुट मिले
फॉर ईच इनपुट के लिए। तो देखो P के लिए भी एक आउटपुट, Q के लिए भी एक आउटपुट, तो क्या ये फंक्शन होगा? हाँ फंक्शन होगा, बस समझ में आ गया। तो ये था आपका फंक्शन एंड रिलेशन। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इम्पटी रिलेशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको रफ करने के बाद। समझ में आ गया? डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फंक्शन, रिलेशन। अब मैं आपको बताऊंगा इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन, और एक न्यूमेरिकल यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो एग्जांपल का है। उसके बाद इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिंट डाल लेते हैं इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन नाम से स्पष्ट है, इम्पटी यानी रिक्त संबंध, यानी संबंध हो ही ना, रिक्त खाली इम्पटी। इसके लिए लिख सकते हैं R इक्वल टू, ये लाइन तो आप याद रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, इम्पटी रिलेशन R इक्वल टू फाइंड द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये बहुत ही बेस्ट है, इसको याद रखिए। यानी कि मैं कह सकता हूं, इसका डेफिनेशन कह सकता हूं कि रिलेशन किसमें होता है? रिलेशन सेट ए में ना। तो इन सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन कब कहलाएगा? इम्पटी रिलेशन कब कहलाएगा? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element of A। ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब एक कोई एलिमेंट ए की किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो। कैसे? एग्जाम्पल के बिना तो आप समझ नहीं पाओगे। तो चलो एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूं मैं कि इम्पटी रिलेशन क्या है, मीनिंग क्या है। एक सेट कंसीडर करते हैं जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं? एक रिलेशन बनाने जा रहा हूं। वो रिलेशन किस प्रकार बन रहा है वो बात आप ध्यान से रखिएगा। रिलेशन इस प्रकार A कामा B में रिलेशन है, यानी A और B में कभी भी रिलेशन को ऐसे क्या आता है, रिलेशन लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो A रिलेशन B, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो A कामा B बिलोंग्स टू R, यानी कि A B एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसे भी लिखा जाता है अगर रिलेशन दिखा रहे हो आप। ठीक है ना? ये रिप्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, A कामा B एक रिलेशन है, और भी किस प्रकार? सच दैट कि यहां पर A माइनस B इक्वल टू 10। क्या मुझे आप बताइए, क्या ये इम्पटी रिलेशन है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इसमें कंफर्म करूं कि ये इम्पटी रिलेशन है। तो मैं आपको समझाता हूं। स्टूडेंट, यहां पर आप क्या करिए, कोई भी दो एलिमेंट ए बी, कोई भी दो एलिमेंट है किस सेट का? ए सेट का। कोई दो एलिमेंट उठा लीजिए। चलो मैंने उठा लिया, चलो बड़ा वाला एलिमेंट उठाते हैं, 2 4 एंड 3। अब 4 एंड 3 यानी 4 का अगर मैं यहाँ 3 लिखूं तो इस प्रकार है। ये भी ध्यान रखना है ना, कंडीशन है कि A माइनस बी इक्वल टू 10। तो क्या आप बताइए मुझे 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन करने पर क्या 10 आएगा? 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन करने पर क्या 10 आएगा? बोलिए ध्यान से। नहीं आएगा ना। अरे कैसे आ सकता है? यहां पर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और उनके करस्पॉन्डिंग दो एलिमेंट का आप क्या करिए, डिफरेंस निकालिए, देखिए 10 आता है। एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका क्या हो डिफरेंस, कोई भी ऐसा दो एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका डिफरेंस 10 आ रहा हो। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसका मतलब कि ये रिलेशन क्या होने वाला है? आपका इम्पटी रिलेशन होने वाला है। क्लियरिटी आ रही है? यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो इसे लिखा जाता है रिलेशन इक्वल टू 5। यानी केवल और केवल अगर हम इस सेट में रिलेशन निकालें 1, अरे आप उठा लीजिए भाई 1 कामा 1 उठाइए, 1 कामा 2 उठाइए, 1 कामा 3, कोई भी दो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग उठा लीजिए और उनको इस कंडीशन पे रखिए, देखिएगा आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी 5 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है R इक्वल टू 5 द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। A क्रॉस A क्यों लिखा गया? क्योंकि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो लोगे, 1 कामा 1 तभी तो आएगा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे दो सेट के बीच में। समझ पा रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको आगे प्रोसीड करवाता हूं। एक का नाम है जिसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। चलो जल्दी से करते हैं
यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन यहां क्या लेते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए इस हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। नाम से स्पष्ट है यूनिवर्सल। इसके लिए भी मैं आपको एक ही लाइन लिखूंगा, ध्यान से देखिए, R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। बहुत ही सिंपल सा आप समझ सकते हो, यानी कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट में ले और वो सारा का सारा क्या हो, रिलेशन में आ रहा हो, यानी सारे जो एलिमेंट हो, सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद वो सब रिलेशन हो, तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। कोई एग्जांपल सेम, a इक्वल टू 1 2 3 4, यहां पर क्या कंडीशन मैं थोड़ा सा दे देता हूं, यहां पर r इक्वल टू दूंगा क्या, देखो ध्यान समझोगे, a कामा b तो दूंगा और इस प्रकार सच दैट कि मॉड a माइनस b ग्रेटर आर इक्वल 0। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये यूनिवर्सल होगा, आप करके देख लीजिए। कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, दो ऑर्डर्ड पेयर लीजिए, दो ऑर्डर्ड पेयर क्यों लोगे, एक ही ऑर्डर्ड पेयर लोगे, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लीजिए और लेने के बाद देखिए कि क्या ये कंडीशन सभी के लिए लागू है, चेक करके देखते हैं। चलो 2,3 लेते हैं, 1,3 ले लीजिए, 1,3 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2, -2 का मॉड +2, +2 क्या 0 से बड़ा है, यस, तो क्या यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, बिल्कुल है। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं, यानी ये आपका क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है, समझ में आया एग्जांपल। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें आपका है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। ये काफी ज्यादा इजी चैप्टर है, आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, माइन्यूट प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो नाम क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंतर्गत मैं लेकर चलता हूं, क्या लिखा हूं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। चलो आज रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन में क्या क्या है, एक दूसरे के साथ नहीं बनाना है रिलेशन, यहां पर हम चलो इस कॉन्सेप्ट में रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन किस प्रकार से है, सबसे पहले मैं पढ़ने वाला हूं क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। काफी ज्यादा मजा आएगा पहले वाले में, दूसरे वाले में सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा वाला है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये तीनों का पापा यानी कह सकते हैं क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसके लिए आप बार बार एक लाइन नोट मतलब उसको ऐड कर लीजिएगा डेफिनेशन में, कि यहां मैं लिख देता हूं उसको डेफिनेशन को, आ रिलेशन इन सेट ए इज, अब यहां ऐसे छोड़ दीजिएगा और लिखिएगा रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन किसी सेट में, किसी सेट ए में एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, कब होगा भाई, चलो देखते हैं कब होगा। देखो ध्यान से, A कामा A belongs to R for any किसके लिए, A belongs to कैपिटल ए, ठीक है ना। अब ये क्या लिख दिया मैंने, क्या मैं इसको रट्टा मारा था, नहीं रट्टा नहीं मारा था, मैं आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट। क्या है कि A का रिलेशन A के साथ है, यानी कि स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ हो, ठीक है ना। A का रिलेशन A के साथ है और A कामा A जो है बिलोंग्स टू R, ये लिखा जाता है, यानी A का रिलेशन A के साथ हो फॉर एनी A, यानी कि किसी सेट का कोई एलिमेंट है A और उस एलिमेंट का सारा मतलब उस सेट का सारा एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड हो, तो आप उसको बोलोगे रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्सिव क्लियर है। दूसरा है रिलेशन इन सेट ए इज सिमेट्रिक कब होगा भाई साहब, आइए लिख लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, इफ
बहुत ध्यान समझिए। सिमेट्रिक कब होगा, यहां लिखते हैं A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R। अगर आपका A1 A2 के साथ रिलेटेड है तो इंप्लाइज करेगा कि A2 जो है वो A1 के भी साथ रिलेटेड होगा। इसका मतलब अगर मेरा आपके साथ संबंध है तो आपका मेरे साथ संबंध होगा। ऐसा नहीं रखिएगा, कहिएगा। लेकिन यहां पर ये ऐसा ही कह रहा है कि A1 का A2 के साथ संबंध है तो A2 का A1 के साथ संबंध होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जैसे दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं एक लाइन L1 है, चलो एक एग्जांपल समझा देता हूं, क्या समझ में आएगा। L1 L2 ये दो हैं, एक का नाम है L1 एक का नाम है L2, दो लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो चाहे ऐसा बोलो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, चाहे ऐसा बोलो L2 L1 के परपेंडिकुलर है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल सही है भाई साहब, सही। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर मैं इससे ज्यादा नीचे गया तो मुझे लगता है आपको दिखेगा नहीं। चलो देखते हैं, एडजस्ट करते हैं। यहां पर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, इसके लिए भी मैं चलो इधर ही लिख देता हूं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको मैं इधर ही लिख देता हूं, आपको दिखना चाहिए, दिख रहा होगा यहां तक। तो यहां पर ट्रांजिटिव रिलेशन मैं आपको इधर लिख देता हूं। क्या है देखो, A1 का रिलेशन, अच्छा यहां पर क्यों दिखाई देगा, फॉर ऑल A1 कामा A2 किससे बिलोंग करेगा, सेट A से बिलोंग करेगा, याद रखिएगा। चलो इसको डिफरेंस लिखते हैं। अगर A1 A2 के साथ रिलेटेड है एंड A2 A3 के साथ रिलेटेड है तो इंप्लाइज करने वाला है A1 A2 के साथ, A2 A3 के साथ, तो A1 A3 के साथ, A1 A3 के साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा। ये आपको प्रूव करना है, मतलब दिखाना नहीं है, मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है किसका, ट्रांजिटिव रिलेशन का, कि अगर A1 का, जैसे मान लेते हैं A1 का A2 के साथ रिलेशन है, A2 का A3 के साथ है, तो A3 का मेरे साथ रिलेशन हो, तो उसे बोलेंगे क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए ये तीनों रिलेशन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इन तीनों के पापा कौन है, ये कहीं पर होंगे, चलो इधर है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये तीनों हो जाते हैं, ये तीनों रिलेशन जहां पर मिले किसी सेट में, अगर ये तीनों रिलेशन मिलता है तो समझ लीजिएगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो स्टूडेंट एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, और एक क्वेश्चन के ही साथ मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा। क्वेश्चन क्या है उसको मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन है, उससे आप पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट, चलो इसको मैं रब कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, और ये लास्ट है, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ, मैं हाजिर हूंगा और एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा आपके साथ। ठीक है ना, मजा आ रहा है, पता नहीं मजा आ रहा है। देखो ये क्या है, क्वेश्चन है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन प्लेन, ठीक है ना, एंड R बी द रिलेशन इन L, डिफाइंड है, यही मेन है, डिफाइंड है। R इज इक्वल टू लिखा हुआ है भाई L1 कामा L2 और सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर टू L2। तो इसमें क्या कोई ज्यादा दिक्कत आने वाला है? कह रहे हैं कि चलो दिखाओ कि सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। कुछ नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये कह रहे हैं चलो आओ दिखाते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन है, मैं यहां पर दो लाइन ड्रा कर लेता हूं। चलो एक लाइन L1 है, दूसरा लाइन L2 है, परपेंडिकुलर है, और तीसरा लाइन चलो मैं इधर खींच लेता हूं L3। अच्छा आप सोच रहे होगे कि आप इसको रट के आए थे क्या? नहीं, मैं रट के नहीं आया था। क्या है ना कि यहाँ पर क्या है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, उसको मैं दिखा दिया। अब L3 का कोई पता लगा नहीं है तो मैं इसे बना दिया हूं, ठीक है, ऊपर ही। अब देखो रिफ्लेक्सिव दिखाता हूं, देखो फॉर लिख सकता हूं, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अब ये देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या, देखो यहां पर कंडीशन मारते हैं L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। ऐसा क्यों? देखो L1 L2 की परपेंडिकुलर है और L2 L1 की परपेंडिकुलर है, तो ये तो आपको बताएगा सिमेट्री, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं किसके, रिफ्लेक्सिव, तो यहां पर L1 L1 के साथ। अच्छा ये बताओ क्या कोई लाइन स्वयं के परपेंडिकुलर हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई लाइन स्वयं का की परपेंडिकुलर हो। भाई L1 L1 की कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है? इसका मतलब कि L1 कामा L1, और इस प्रकार L1 इज परपेंडिकुलर टू L1,
ऐसा तो नहीं होगा ना, तो इसलिए ये रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है? अच्छा चलो अब और चलते हैं सिमेट्रिक। भाई साहब सिमेट्रिक बोल रहे थे, सिमेट्रिक रिलेशन है, आइए देखते हैं क्या सिमेट्रिक है। देखो L1 का रिलेशन होना चाहिए L2 के साथ, तो ये इंप्लाइज करेगा कि L2 का भी जो रिलेशन है वो L1 के साथ होना चाहिए। और यहाँ क्या है, यहाँ L1 और L2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइंस इन अ प्लेन, किसी प्लेन में लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल सही है भाई, L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर है, बताया आपको देर पहले, ठीक है ना। तो L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा, ये तो क्लियर है ना। अरे ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो है भाई साहब। चलो टिक करते हैं इसको। अच्छा फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो हो गया, कितनी बार लिखूंगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, L1 का रिलेशन L2 के साथ है, L2 का L3 के साथ रिलेशन है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि L1 का रिलेशन L3 के साथ होना ही चाहिए। क्यों नहीं होगा, देखते हैं स्टूडेंट। देखो L1 परपेंडिकुलर L2, क्योंकि ये कंडीशन आपको लगाना बेहद ही जरूरी है। अब देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ओके, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है L2 L3 के परपेंडिकुलर है। क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है? क्या ये वाला लाइन इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है? कोई पागल होगा तो ही बोलेगा कि ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस कारण हम बोलेंगे क्या कि ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, शायद एग्जांपल नंबर 3 है, मैं आपको सारे एग्जांपल करवाऊंगा, सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मतलब आपका पूरा एक्सरसाइज में सॉल्व करवाऊंगा। तो इसको देखिएगा, अभी केवल आज क्या था, बेसिक का आंसर बताना था मुझे, तो आज मैं इसी पर आपको वीडियो रोकता हूं और इसको देखिएगा। कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।